नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर फंक्शनल कम्युनिकेशन की क्लास में। सबसे पहले हमने इंग्लिश के 2 चैप्टर को पढ़ा है और एक हिंदी के चैप्टर को पढ़ा है। आज हिंदी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे हम, अध्याय 2 को, जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिकों एवं तकनीकियों का भारत के विकास में योगदान। उम्मीद करता हूँ आपने इंग्लिश के 2 चैप्टर पढ़े हैं और हिंदी का 1 चैप्टर पढ़ा है, वो आपकी समझ में आ गए हैं और आपने वीडियो को पूरा-पूरा देखा है। ठीक है? और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, क्योंकि आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि भारत के विकास में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है, इस विषय के बारे में। तो जिन वैज्ञानिकों के बारे में हम जानने वाले हैं, उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। हम उनमें से कुछ इंजीनियर हैं, कुछ वैज्ञानिक आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, 11 हैं। और समय लंबा ना खींचा जाए, इसकी वजह से मैंने बहुत शॉर्ट में आपको जानकारी देने की कोशिश की है, बहुत प्रिसाइज़ किया है इसको। अगर इसमें भी फिर अभी आपको कोई समस्या रहती है या फिर अगर आपकी रुचि रहती है किसी वैज्ञानिक या इंजीनियर के बारे में डिटेल से जानने के लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं आपको वहाँ सारी की सारी जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी अगले वीडियो में जिस विशेष व्यक्ति का नाम आप बताएँगे, वहाँ पर उसके बारे में देने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस जो सबसे पहले वैज्ञानिक हैं, इनको भारत का सबसे पहला वैज्ञानिक भी माना जाता है। इनके बारे में हम जान लेते हैं पहले ज़रा। इसके बाद एक-एक करके सभी का नंबर हम लेते चलेंगे और सभी के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी लेके चलेंगे। इनकी ध्यान रहे, इस वीडियो में हम सिर्फ़ ये जो महान व्यक्तित्व जिनके नाम आपके सामने रखे हुए हैं, इनके बारे में, केवल इनके जो मुख्य-मुख्य कार्य हैं, उनके बारे में ही जानेंगे और एक-एक सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है, वो आपको याद रखना है और वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायी रहेगा। तो जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जगदीश चंद्र बोस जी का जन्म जो है 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह गाँव, जो पूर्वी बंगाल में, उस समय भारत देश आज़ाद नहीं था और पूर्वी बंगाल में था और अभी विभाजन के बाद बांग्लादेश बन गया है। तो भारत के विभाजन से पहले की बात है 1858 में। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 23 नवंबर 1937 को मृत्यु हुई थी, जो गिरिडीह है, बंगाल प्रेसिडेंसी में ही, ब्रिटिश भारत के समय की बात है ये भी। ठीक है, भारत के आज़ाद होने से पहले ही ये इस देश से रुखसत हो गए थे, हमारी सरज़मीं को छोड़ के चले गए थे। तो अब ज़रा इनके व्यक्तित्व के बारे में और इन्होंने क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की और इन्होंने क्या-क्या भारत के विकास के योगदान के लिए जो भी खोज की और जो भी योगदान दिया, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जगदीश चंद्र बोस जी का जो फ़ील्ड था वो था फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के अलावा भी ये बायोलॉजी में और बॉटनी वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखते थे अपना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इनका भौतिक विज्ञान तो मुख्य सब्जेक्ट था ही। इसके बाद ये अपना जीव विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में और पुरातत्व विज्ञान का भी इनको ज्ञान था, इनकी भी ये अपनी रुचि रखते थे। चलिए, दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों के प्रकाशिकी पर काम किया। मतलब जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी हम आज अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं अपने आस-पास, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, वायरलेस डेटा सेंड करना हो गया, या फिर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस के थ्रू आप किसी से भी बात कर लेते हैं, मोबाइल में सिम के कारण सिम डालने से कहीं भी व्यक्ति किसी भी देश के या विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ आप बात कर लेते हैं। तो इस चीज़ की, ये जो तकनीकी है, इसका सबसे पहले ख़्याल आया जगदीश चंद्र बोस जी के दिमाग में और इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, जिन्हें आप रेडियो तरंगें कहते हैं। इस पर इन्होंने काम किया और आज आप देख रहे हैं मोबाइल को भी हम बिना चार्जर के चार्ज कर लेते हैं। ये तकनीकी इस समय जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर जगदीश चंद्र बोस ने भारत की देश की आज़ादी से पहले ही, जिस समय देश की आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, उस समय इस तकनीकी पर ये जगदीश चंद्र बोस काम कर रहे थे। ठीक है, इसके साथ अगर देखेंगे तो ये जगदीश चंद्र बोस जी भारत के पहले शोधकर्ता भी हैं, जिन्होंने सबसे पहले शोधकर्ता भारत के हैं जिन्हें अमेरिकन पेटेंट प्राप्त हुआ था अपनी रिसर्च के लिए। और का जो इन्होंने जो काम किया था, उसके लिए इनको पिता माना जाता है। उनके फ़ील्ड में, उनके क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, रेडियो विज्ञान का इन्होंने आविष्कार किया, रेडियो विज्ञान का पिता पिता जगदीश चंद्र बोस जी को माना जाता है। उसके बाद इनके साथ काम करने में 1909 में इनके नोट्स पर, इनकी थ्योरी पर काम करते-करते मार्कोनी ने रेडियो का निर्माण कर दिया, रेडियो का आविष्कार कर दिया, जिसके लिए मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार दिया गया और जगदीश चंद्र बोस जी को पुरस्कार नहीं मिल पाया था। क्योंकि वो काम करते, इनकी थ्योरी पे काम करने के बाद मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार मिल गया था। इन्होंने रेडियो का आविष्कार मार्कोनी जी ने कर दिया था। ठीक है? और अगर इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इसके बारे में जानना है हमको, पूर्व जीवन के बारे में, तो हम देखेंगे इनका जो
एजुकेशन हुई थी सेंट जेवियर महाविद्यालय कलकत्ता में, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, स्नातक की उपाधि ली थी। फिर लंदन गए थे ये मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वहाँ से फिर वो वापस आ गए और भारत आने के बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में इनको प्रधानाध्यापक की नौकरी मिल गई, तो वहाँ पर प्रधानाध्यापक का इन्होंने काम किया और प्रधानाध्यापक के पद पर रहते-रहते इन्होंने बिना तार के संदेश कैसे भेजें इस पर काम किया और इसमें असाधारण असाधारण प्रगति की। असाधारण प्रगति का मतलब इन्होंने इसको हासिल कर लिया कि हम बिना तार के कोई भी संदेश किस तरीके से भेजते हैं, जिसे आप मैसेजिंग कहते हैं। ठीक है? आज के समय में आप मैसेजिंग कहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते रहते हैं। व्हाट्सएप से पहले आपके फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करने का ऑप्शन होता था, साधारण फ़ोन में, तो वहाँ आप टेक्स्ट मैसेज बिना तार के सेंड कर सकते हैं रेडियो सिग्नल के द्वारा। तो ये जगदीश चंद्र बोस जी का ही आविष्कार है, इन्हीं की देन है। इसके बाद इन्होंने रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए, रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था और इसके बाद इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने के बाद इन्होंने वनस्पति विज्ञान में एक बहुत ही ज़्यादा कारगर यंत्र जिसका नाम कैसोग्राफ होता है, इसका आविष्कार किया जिससे कि हम किसी भी वनस्पति या किसी पौधे के सेल जिसे कोशिका कहते हैं उसके अंदर को ऊतक ऊतक वगैरह को देखने में उसके सेल के अंदर देखने के लिए वो मदद करता है और सेल के अंदर का निरीक्षण जो भी करते हैं, कैसोग्राफ की मदद से करते हैं। तो ये जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में जानकारी थी। थोड़ी बहुत जितनी भी आपके सामने रखी है, सारी की सारी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए समझना ज़रूरी है इसे और आपकी परीक्षा के संदेश से ये बहुत ज़्यादा अ, महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस जी, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में जानकारी देखेंगे, इनका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 4 फरवरी 1974 को हुई थी। सत्येंद्र नाथ बोस जी ये मैथमेटिशियन थे और ये फिजिसिस्ट भी थे। इनकी जो शुरुआती शिक्षा ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, इनका साधारण से स्कूल में उनके पास ही एक साधारण स्कूल था, उसमें हुई थी। उसके बाद ये सत्येंद्र नाथ बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, जहाँ पर आपके जगदीश चंद्र बोस प्रिंसिपल थे वहाँ पर और वहाँ पर सबसे बड़ी बात सत्येंद्रनाथ बोस जी ख़ासियत की बात है तो ये हमेशा फर्स्ट आते थे, ऑलवेज़ फर्स्ट, ठीक है? तो जब इन्होंने स्कूली शिक्षा ली, वहाँ भी ये फर्स्ट आते रहे और उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ भी परीक्षा में सर्वाधिक अंक लेकर के प्रथम आते रहे, प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे और स्कूल टॉप करते रहे, अपना कॉलेज टॉप करते रहे। 1915 में इन्होंने एमएससी की डिग्री ली थी, 1915 में और सबसे मज़ेदार बात ये है, आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि एमएससी में भी इन्होंने टॉप किया था और इस चीज़ से खुश होकर के जो वहाँ के मैनेजर हुआ करते थे आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने इन्हें प्राचार्य बना दिया था कॉलेज का, जगदीश चंद्र बोस के बाद की बात है ये, ठीक है? तो इन्हें प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त कर दिया और सत्येंद्र नाथ बोस ने काम जो किया था वो आइंस्टाइन के साथ मिलकर के काम किया था। इनका काम था, इनकी जो खोज थी, आविष्कार था, वो था इनका बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स। अब इसका क्या इस्तेमाल है, इसे इंटरनेट पर खोज लेना, अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो कमेंट कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे दूँगा। इसके बाद 1926 में वो भारत लौटे और ढाका विश्वविद्यालय में इन्होंने 1950 तक काम किया था। उसके बाद जो भारत की संस्था है शांति निकेतन विश्व भारती, उसमें ये कुलपति के पद पर काम करते रहे और वहीं पर काम करते-करते इनका 4 फरवरी 1974 को निधन हो गया था। तो ये सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, इन्होंने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स की खोज की, ये भारत का गौरव है। ऐसे ही और भी भारत के गौरव के बारे में हम बात कर रहे हैं और अभी जो हम बात करेंगे, शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में बात करेंगे, इनका क्या योगदान रहा है, इसे हम जान लेते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर जी का जन्म 21 फरवरी 1894 को हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1955 में हुई थी। ठीक है, अब इनकी ज़रा लाइफ़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनका जन्म जो हुआ था शाहपुर जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। इनके पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जब ये 8 महीने के थे मतलब इन्होंने अपने पिताजी का इन्हें अपने पिताजी की शक्ल भी ढंग से याद नहीं रही होगी, बड़ी दुःख की बात है। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपने आप को इस तरीके से सँभाला कि अपने ननिहाल में चले गए और अपने नाना के साथ रहते थे ये। अपने नाना के साथ रहते थे, इनके नाना जी जो थे इंजीनियर थे और उन्हीं से इनको प्रेरणा मिली साइंस के बारे में काम करने के लिए। तो अपने नाना जी से प्रेरणा लेने के बाद इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग की प्रेरणा मिली। उसके बाद से इन्होंने बचपन में ही इलेक्ट्रॉनिक बैटरी और तारिक फ़ोन बनाने का शौक था। बच्चे खेलते हैं, खेल-खेल में इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वगैरह और तारिक फ़ोन जैसे हम करते बनाते रहते हैं, उस तरीके से इनको बनाने का शौक था। तो ये उस तरीके के खेल खेला करते थे, इनके खेल ही सबसे अलग थे और आजकल के बच्चों को देखिए ज़रा उनको खिलौने चाहिए अलग से खेलने के लिए। वो इस तरीके का
इस तरीके का कोई भी खेल उनके दिमाग में नहीं आता है। तो शुरू से ही ये थोड़े से क्रिएटिव रहे हैं। भारत में इन्होंने स्नातक की डिग्री पूरी की, उसके बाद ये फेलोशिप ली थी इन्होंने, स्कॉलरशिप और फेलोशिप लेकर के इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए, और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से इन्होंने केमिस्ट्री में प्रोफेसर की डिग्री ली, प्रोफेसर में पीएचडी किया, मतलब डॉक्टरेट की उपाधि की। और जिस प्रोफेसर के अंडर में इन्होंने काम किया था, उनका नाम था प्रोफेसर फ्रेडरिक डी डोनान। उनके अंडर में इन्होंने रसायन शास्त्र की, केमिस्ट्री की डॉक्टरेट की उपाधि ली। और 1941 में इनको इनके शोध के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया। इनका जो मूल योगदान था वो चुंबकीय रसायनिकी के क्षेत्र में था, ठीक है। मैग्नेटिक केमिकल्स में था इनका जो मूल योगदान था, इन्होंने दिया। और इनके चुंबकत्व को रासायनिक क्रियाओं को जानने के लिए औजार के रूप में प्रयोग किया था डॉक्टर संजू भटनागर ने। इसके बाद अगर देखेंगे तो आर एन माथुर के साथ भटनागर माथुर इंटरफेरेंस, इनका जो आविष्कार था, इनको जाना जाता है। भटनागर माथुर इंटरफेरेंस का प्रतिपादन किया, जिसके बाद में ब्रिटिश कंपनी द्वारा उत्पादन में भी प्रयोग किया गया था इनके आविष्कार को। तो ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में हम जानेंगे। 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था। इसके बाद में उन्हें सीएसआईआर, जो कि आज सीएसआईआर जो होता है आपका वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसके नाम से नेट का भी हम आयोजन करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी आयोजन किया जाता है सीएसआईआर का। तो आपका भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तरफ से ही नेट का आयोजन कराया जाता है, जिसमें कि आप पूरे भारत के स्तर पर अपने आप को इस परीक्षा को पास करने के बाद में आपकी योग्यता साबित की जाती है और आप उसमें शोध कार्य आगे कर सकते हैं, ठीक है। और भटनागर जी की बात की जाए तो ये जो सीएसआईआर की अध्यक्षता थी, ये सीएसआईआर का आविष्कार जो था और इनका निर्माण कराया गया, तो अध्यक्ष ये श्री भटनागर जी की अध्यक्षता में कराया गया। और इनको ही, भटनागर जी को ही सीएसआईआर का प्रथम महानिदेशक भी बनाया गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में भटनागर जी का जो स्थान है, इनको जाना जाता है, वो जाना जाता है शोध प्रयोगशालाओं के जनक के नाम से। अगर शोध प्रयोगशालाओं के जनक के अगर किसी का नाम आता है, तो कोई कहता है भारत के अंदर कि भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक कौन है, तो वो कोई नहीं, अकेले शांति स्वरूप भटनागर जी ही हैं। इन्हीं को प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने कार्यकाल में कुल 12 प्रयोगशालाएं स्थापित की, जिनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जिनको आपको जानना जरूरी है। केंद्रीय खाद्य प्रोसेसिंग संस्थान जो मैसूर में है, राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला जो पुणे में है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो कि नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय मेटलर्जी प्रयोगशाला जो जमशेदपुर में है, और केंद्रीय ईंधन संस्थान धनबाद जो बिहार में है। इस तरीके से आप देखेंगे, इन्होंने 12 में से कुल आपके सामने 5 प्रयोगशालाओं के नाम मैंने यहाँ दे दिए हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद आगे आते हैं डॉक्टर आत्माराम जी। और हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश से ही थे। डॉक्टर आत्माराम जी के बारे में जानेंगे तो इनका जन्म 12 अक्टूबर 1908 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 6 फरवरी 1963 को हुई थी। सबसे बड़ी बात ये उत्तर प्रदेश से थे, और बिजनौर जिले से इनका बिजनौर जिले में पिलाना गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आज भी ये पिलाना गांव है। खैर मैंने देखा नहीं है। जो भी लोग यहाँ अगर बिजनौर के आसपास से इस जगह को देख रहे हैं, तो उनकी समझ में आ जानी चाहिए, उनके लिए गौरव की बात है। इनकी जो पूरी शिक्षा आत्माराम जी की है, वो उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। इन्होंने बीएससी जो कानपुर से किया, एमएससी इलाहाबाद से किया, और पीएचडी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था। डॉक्टर आत्माराम जी को 1959 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी, और पद्मश्री पुरस्कार से 1959 में ही उनको 2 पुरस्कार मिले थे। एक तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार, दोनों से सम्मानित किया गया। इनको जाना जाता है कांच के क्षेत्र में काम करने के लिए। इनके पिता, जो जिनका नाम लाला भगवान दास था, एक पटवारी थे उस समय। और डॉक्टर, मैंने बताया आपको, डॉक्टर आत्माराम जी को जाना जाता है कांच के निर्माण में, कांच के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने झागदार कांच और सिरेमिक के क्षेत्र में रिसर्च किया, और उसके बाद से फेनेलिन कांच, सेलेनियम, मुक्तलाल जैसे पदार्थों का निर्माण किया। ये सारे के सारे कांच से ही बनते हैं, झागदार कांच से और सिरेमिक से।
जैसे कि आपने देखा होगा जो अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर आपका जितने भी चीनी मिट्टी के काम होते हैं, बिजली के खंभे पर लगाए जाने वाले जे उपकरण उपकरण का मतलब जहाँ तार खींचते समय बीच में एक लगाते हैं सेमीकंडक्टर खुर्जा में उनका निर्माण होता है, तो सिरेमिक के ही बनते हैं और उसका निर्माण करने के लिए डॉक्टर आत्माराम जी को भी उसका पूरा-पूरा योगदान आत्माराम जी को जाता है। ठीक है? इसके बाद इन्होंने अभ्रक से विद्युत रोटी ईंट मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको खुर्जा में जिसका निर्माण होता है बिजली के खंभों पर लगाने के लिए, उसका विद्युत रोधी ईंट या फिर जिसे आप लोकल भाषा में बोल देते तो उसे चिड़िया करके बोलते हैं कुछ ऐसा मुझे उसका सही नाम पता नहीं है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें से बिजली पार नहीं होती है, बिजली का कुचालक होता है वो। इनका जो इन्होंने विद्युत रोधी ईंटों का आविष्कार गीली अभ्रक को पीसने का विकास इधर को औद्योगिक क्षेत्र में विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। आप देख सकते हैं काँच क्षेत्र में डॉक्टर आत्माराम जी का बहुत ज़्यादा विशेष योगदान रहा है। इन्हें काँच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान का निदेशक बनाया गया और 21 अगस्त 1966 को वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पद सँभाला मतलब सीएसआईआर का जिसका के शांतिस्वरूप भटनागर जी ने उनकी अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पद बाद में डॉक्टर आत्माराम जी ने 1966 में संभाल लिया था। ठीक है? कुल मिला के बात कही जाए तो 1966 21 अगस्त 1966 को सीएसआईआर का महानिदेशक डॉक्टर आत्माराम जी को बना दिया था। चलिए, डॉक्टर आत्माराम जी के बारे में जानकारी आपको उम्मीद है रोचक लगी होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश से थे और आप भी उत्तर प्रदेश में ही ये वीडियो देख रहे हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश में ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो नाम आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का, जो कि अभी 2011 में ही इनकी जो है देहावसान हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 9 जनवरी 1922 को हुआ था। 9 जनवरी 1922 को डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु जो हुई थी 9 नवंबर 2011 को हुई। अभी फ़िलहाल कुछ 10 साल हुए हैं इनको यहाँ से रुखसत हुए। तो इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पंजाब में, पंजाब के जिला मुल्तान में। अब मुल्तान से नाम आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी सहवाग वीरेंद्र सहवाग का। वीरेंद्र सहवाग का आपके दिमाग में ज़हन ज़रूर होगा, मुल्तान का नाम सुनते ही वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे रन बनाए। खैर उनकी बात नहीं कर रहे हैं, इन्हें मुल्तान का सुल्तान इसलिए कहा जाता है और लेकिन मुल्तान के एक और सुल्तान भी हैं जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं, जो सहवाग से मेरे ख्याल से बड़े सुल्तान हैं। ठीक है? तो मुल्तान के रायपुर नामक कस्बे में हुआ था। अब ये ये इंडो अमेरिकन थे, भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे, क्योंकि जिन्हें एनआरआई कहा जाता है मूल रूप से भारत के थे लेकिन अमेरिका में रहते थे इसलिए इनको भारतीय अमेरिकी कहा गया और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय अमेरिका में अनुसंधान करते हुए उन्हें मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को। इनके द्वारा जो खोज की गई थी वो थी आपकी न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड खोजा गया जिसमें कोशिकाओं के आनुवंशिक कोड होते हैं और प्रोटीन के सेल के संश्लेषण को नियंत्रित करता है जिसे जीन कोड कहते हैं। आपने जीन कोड का नाम सुना होगा। अब जीन कोड आपकी परीक्षा में अगर आ भी जाता है पूछने के लिए जीन कोड क्या होता है तो आप यहाँ से इसे देख कर लिख सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है जिसमें कोशिकाओं के आनुवंशिक कोड होते हैं और प्रोटीन के सेल से संश्लेषण को नियंत्रित करता है जिसे आप जीन कोड कहते हैं। वापस से देख लेना, मैंने इसीलिए इसे डार्क कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है। और ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करा दूँगा और गूगल क्लासरूम में भी आपको ये पीडीएफ दे दूँगा। तो आगे देखेंगे तो हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग को 1968 में ही कोलंबिया विश्वविद्यालय से लुईस ग्रॉस हॉर्वित्ज़ पुरस्कार भी दिया गया था, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। ब्रिटिश भारत में पैदा हुए हरगोविंद खुराना ने उत्तरी अमेरिका में 3 विश्वविद्यालयों में काम किया था, ठीक है? और 1966 में हुए जो है उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी 1966 में। 1987 में विज्ञान का राष्ट्रीय पदक उन्हें दिया गया। हालाँकि ऐसी बातें बीच में इसमें 1-2 बात मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ये भारत में भी आए थे हरगोविंद खुराना रहने के लिए, लेकिन इनको यहाँ पर अपने मन का काम न मिलने के कारण ये वापस अमेरिका चले गए थे। यहाँ भारत में इनको कोई काम उनके हिसाब से उनके मन का नहीं मिला था, जिसकी वजह से वापस अमेरिका चले गए थे और वापस उन्होंने अमेरिका में जाकर के अपनी खोज करना शुरू किया था। चलिए, तो ये हरगोविंद खुराना जी के बारे में जानकारी इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिए और ये जो जीन कोड की अब आपको पता चल गया जीन कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ही की थी। इसे जीन कोड क्या होता है इसके बारे में आप बेहतर तरीके से अब जानते हैं। अब आते हैं
डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। अभी यहाँ पर इस चैप्टर में हमने डॉक्टर सीवी रमन के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, क्योंकि इनके बारे में डिटेल से जानकारी हमारे पास इंग्लिश के सेक्शन में चैप्टर नंबर 3 जो है, इसके बाद जिसे हम पढ़ेंगे डॉक्टर सीवी रमन करके, सर सीवी रमन करके चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश सेक्शन का। उसमें हम जानकारी, डिटेल नॉलेज इंग्लिश सेक्शन में लेंगे सर सीवी रमन के बारे में, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम जानकारी मैंने इनके लिए दी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है, उसको ही मैंने यहाँ पर बताया है। और उस चैप्टर में हम इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानेंगे, इनके व्यक्तित्व के बारे में भी हम वहाँ जान पाएँगे, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं सर सीवी रमन के बारे में। तो इनका जो जन्म था 6 नवंबर 1988 को हुआ था और इनकी मृत्यु 29 नवंबर 1970 को हुई थी। और ये जो है भारतीय भौतिक शास्त्री थे, भौतिक वैज्ञानिक थे डॉक्टर सीवी रमन। इनका जन्म जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक गाँव में हुआ था, ठीक है? और इनकी खोज थी कि भारत में ये समुद्र का नल नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र जल का कलर जो है नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये जो आपका प्रकाश के प्रभाव के कारण ही नीला दिखाई देता है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी और बाद में इसे सिद्ध भी किया। और इन्होंने बताया था सिद्ध करते समय कि जब अणु प्रकाश को प्रसारित करते हैं, तो मूल प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है और परिक्षिप्त मतलब डिफ्यूज़्ड, जो यहाँ पर लेटर देखा है आपने, परिक्षिप्त प्रकाश में जो किरणें दिखाई पड़ती हैं, उन किरणों को डॉक्टर रमन के नाम पर ही, जिसका नाम रमन प्रभाव रखा गया, इनकी खोज का नाम रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब आप जानते हैं रमन प्रभाव क्या होता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, सामुद्रिक जल तथा वर्ण और ध्वनि, रेटिना देखने के लिए इनने ऑप्थेलमास्कोप नामक के यंत्र का भी आविष्कार किया, ठीक है? प्रकाश के प्रकीर्णन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1930 में उन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य करने के लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी थी। तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हमारे सामने चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1957 में इनको सोवियत संघ ने 1957 में लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया और 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने, ये तो मैं आपको बता दूँ। और सबसे बड़ी बात यही है कि 28 फरवरी को ही हम 28 फरवरी को हम वैज्ञानिक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिसे कहते हैं, भारत के अंदर इसे मनाया जाता है। वो किसके लिए मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी के दिन ही इन्होंने अपनी थ्योरी जो थी उसे प्रतिपादित किया और उसे सिद्ध करके दिखाया था। इसीलिए 28 फरवरी को, जो भारत के लिए बहुत गौरव का दिन था, और भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भारत सरकार ने, या जिस समय तो ब्रिटिश रूल चलता था, उसे हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया हमने उसी दिन। तो 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की कि ये आपका समुद्र का जल जो है नीला क्यों दिखाई देता है। तो अब आप जान गए हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ जानकारी मिली कि 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं। इसके बारे में आपको पता चल गया और विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये भी आपको पता चल गया है। इसके बाद भारत के सबसे पहले इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में जानकारी लेंगे हम। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके बारे में जितनी जानकारी लेंगे आप, इनके जीवन से जुड़े हुए बहुत रोचक तथ्य हैं, जिनको जानने के लिए, अगर आप जानने के लिए बिल्कुल रुचि रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा और बेहतर तरीके से जानकारी देने की कोशिश मैं वहाँ पर करूँगा। चलिए, तो इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 15 सितंबर 1861 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 14 अप्रैल 1962 को हुई थी। चलिए, अब ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी का जन्म जो हुआ था, वो कर्नाटक में हुआ था। उस समय उसे मैसूर के नाम से जानते थे। ठीक है? कर्नाटक को उस समय 1861 के समय में मैसूर के नाम से जानते थे और इनका जो जन्म हुआ था कोलार के चिक्काबल्लापुर, ये गाँव है, कोलार आपका जिला है और चिक्काबल्लापुर गाँव था इनका। इनके पिताजी का नाम जो था वो श्रीनिवास शास्त्री था। कहेंगे कि सर किसी और के पिताजी का नाम तो आपने बताया नहीं, अब विश्वेश्वरैया जी के पिताजी का नाम क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो विश्वेश्वरैया जी थे, भारत के पहले इंजीनियर थे और आप भी एक इंजीनियर बनने जा जा रहे हैं, चाहे फिर वो आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर केमिकल इंजीनियर हैं, तो सबसे पहले आपको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के चरणों में वंदन करना पड़ेगा। तो इसलिए इनके पिताजी के नाम के बारे में और माताजी के नाम के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम जो था वो श्रीनिवास शास्त्री था और माता का नाम जो था वेंकाचम्मा था। इनकी पढ़ाई अपने जन्म स्थान पर ही हुई थी, प्रारंभिक पढ़ाई। तो उन्होंने
अपने जन्म स्थान पर जहाँ इनका जन्म हुआ था चिक्काबल्लापुर में, वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की बचपन की, और आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया था। 1881 में बीए की डिग्री इन्होंने हासिल कर ली थी, और वो भी फर्स्ट डिवीज़न से हासिल की थी, ठीक है? अब इसके बाद इन्होंने सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। अब ये कहेंगे नहीं सर बीए का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, तो उस समय देखिए उस अभी समय के साथ-साथ परिवर्तन होते रहते हैं। अब इस समय बीएससी करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें बीए से ही सारा काम चल जाया करता था। ठीक है? तो 1883 में इन्होंने एलसीई और एफसीई, जिसे वर्तमान में बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। उस समय एलसीई और एफसीई को बोला जाता था उसे, ठीक है? वो परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, फर्स्ट डिवीज़न उन्होंने ली। इसके बाद इस महाराष्ट्र सरकार ने इस उपलब्धि से खुश होकर के उन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने जल प्रलय की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि भारत में बाढ़ ज़्यादा आती थी, तो जल की प्रलय ज़्यादा होती थी, तो सक्खर बाँध का निर्माण किया उस समय, जो जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह का भारतीय नागरिकों को सामना करना आता था। मूंछ नदी की बाढ़ से हैदराबाद को बचाने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई और कावेरी नदी पर बांध का निर्माण करके जल शक्ति द्वारा विद्युत निर्माण का मार्ग खोल दिया। कावेरी नदी पर जो बांध बनाया था, सबसे पहले आपको यही पता चलेगा कि जो आप जल से विद्युत बनाते हैं, हाइड्रो एनर्जी जिसे कहते हैं, वो डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी की ही देन है, जिसपे इन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनाया, और उस बांध पर इन्होंने सबसे पहले जल शक्ति द्वारा विद्युत निर्माण का इन्होंने मार्ग खोला। वहीं पर सबसे पहले टरबाइन लगा करके विद्युत का भी निर्माण पानी की ताकत से किया जा सका। ठीक है? और इन्हीं जो इन्होंने बांध बनाए डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी ने, इन्हीं बांधों के कारण ही देश में जो सिंचाई व्यवस्था की जाती है, तो सिंचाई की व्यवस्था भी उत्तम व्यवस्था देश के लिए की जा सकी। नहीं तो पहले बांध लगने से पहले, बांध बनने से पहले पानी यूँ ही बहता रहता था, कहीं भी बाढ़ आ जाया करती थी, बारिश के दिनों में बहुत हाल बेहाल हो जाया करते थे। बांध बनने के बाद में अ, बाँध बनने के बाद में सारी हालत को काबू में कर लिया गया, सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी हो गई, और विद्युत का निर्माण भी होने लगा। तो ये विश्वेश्वरैया जी का योगदान था। अगर विश्वेश्वरैया जी के बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं आपको पूरी जानकारी अगले वीडियो में दे दूँगा। इसके बाद आते हैं डॉक्टर अयोध्यानाथ खोसला। इनके बारे में हम जानेंगे। तो डॉक्टर खोसला, क्योंकि डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी के ही सहायक थे, तो इनके बारे में बहुत खोजने की कोशिश की, किसी भी बुक में मेरी जितनी पहुँच हो सकती थी, तो इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कहीं पर कोई ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं मिली। जितनी जानकारी मिली, इधर-उधर से खोज करके मैं लेकर के आया, तो उससे भी थोड़ा-सा प्रिसाइज़ कर दिया, तो इनकी जन्म मृत्यु के बारे में जानकारी यहाँ नहीं दी है मैंने। अगर आपको मिलती है, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, तो मैं भी थोड़ा-सा अपडेट हो जाऊँगा। तो डॉक्टर खोसला, इनको भी जल संसाधनों के संरक्षण की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया था। क्योंकि डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी के साथ में ये काम करते थे। स्वतंत्रता से पहले बने बाँधों के बाद भी हमको प्रत्येक वर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता था। ये समस्या फिर भी खत्म नहीं हुई थी। तो डॉक्टर खोसला ने आयकर और लार-लास के समीकरण को द्रव की बहाव की निरंतरता का कारण बताया, दबाव संबंधी नियम, विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, तापीय बहाव द्वारा उन्होंने बाँध को रूपरेखा तैयार की और निर्माण का विश्वस्त आधार खोजा। तो इन्होंने वापस रिसर्च किया, तो बाँध के विश्वस्त आधार को खोजा। उन्होंने देखा दबाव के कारण भी होते हैं, कुछ चुंबकीय कारण भी होते हैं, और तापीय बहाव भी, कुछ ताप की वजह से भी फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने जो फ़ॉल्ट रह गए थे उनको ठीक किया, और एक सही तरीका निकाला बाँध को निर्माण करने के लिए। और इसके बाद ही हीराकुंड जो सबसे बड़ी मिसाल है भारत के अंदर, हीराकुंड बाँध का निर्माण हो सका। डॉक्टर खोसला ने जल प्रलय की समस्या को अपनी प्रतिभा द्वारा हल किया, और देश में बाँधों का निर्माण कर उसे सूखे और बाढ़ से बचाने के यथेष्ट प्रयास किए। तो डॉक्टर अयोध्यानाथ खोसला जी के बारे में जितनी जानकारी मुझे मिली, मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको इससे अधिक जानकारी अगर कहीं मिलती है, तो आप मुझे बता देना, मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूँगा। इसके बाद जो नाम आता है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी का आता है, जिनका जन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी 16 जून 1944 को। तो प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जन्म भी बंगाल के खुलना जिले में हुआ था। ये जिला है, थोड़ा-सा इसे ठीक कर लेना। तो खुलना जिले में रसूली कतपुरा नामक गाँव था, वहाँ इनका जन्म हुआ। जो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय थे, ये भारत के रसायनज्ञ थे और उद्यमी भी थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले रसायनज्ञ या फिर केमिस्ट इनको कहा जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय थे, और एंटरप्रेन्योर
कहेंगे तो एंटरप्रेन्योर भी भारत के सबसे पहले डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय थे। तो चूँकि ये वीडियो केमिकल इंजीनियरिंग और पेंट इंजीनियरिंग वाले बच्चे देख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? तो हम आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है इनके बारे में कि सबसे पहले केमिकल इंडस्ट्री की खोज करने वाले जिसका निर्माण करने वाले, आविष्कार करने वाले डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ही थे। तो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। डॉक्टर राय केवल रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रवक्ता ही नहीं थे, वरन उन्होंने ही देश में रसायन उद्योग की नींव भी डाली थी। ये अगली लाइन में ही बात आ गई है, ठीक है? तो ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर ही नहीं थे, बल्कि रसायन उद्योग जो होती है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इनकी भी नींव इन्होंने ही डाली थी। डॉक्टर राय को नाइट्रस का मास्टर कहा जाता है। नाइट्रस एक केमिकल होता है, उसका मास्टर कहा जाता है। उन्होंने रसायन के अलावा इतिहास में भी इतिहास से भी लगा था। इनको केमिस्ट्री के अलावा हिस्ट्री में भी ज़्यादा रुचि रहती थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने 10 से 12 वर्षों तक अध्ययन किया केमिस्ट्री के बारे में ही, और उसके बारे में हिंदू रसायन का इतिहास एक इनकी किताब थी, इसका इन्होंने रचना कर दी। तो हिंदू रसायन के इतिहास नामक पुस्तक इन्होंने रचना की, जिससे उनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिल गई थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई थी। ठीक है? डॉक्टर राय को अकार्बनिक रसायन के अकार्बनिक रसायन में एडिनबरा विश्वविद्यालय लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। उन्होंने कच्ची धातु का विश्लेषण विषय पर शोध किया। कच्ची धातु के में उन्होंने किस तरह का विश्लेषण होता है उसमें विश्लेषण किया और उस पर शोध किया। उन्होंने दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए जो तत्व होते हैं जैसे फॉस्फेट और कैल्शियम का निर्माण किया। ठीक है? फॉस्फेट और कैल्शियम का निर्माण किया इन्होंने, जिससे दिमागी ताकत को बढ़ाने में मदद मिलती है। डॉक्टर राय ने घर पर ही कारखाना स्थापित किया, जिन्होंने घर पर ही कारखाना कारखाना स्थापित किया, जो बंगाल गवर्नमेंट के अधीन है और आज बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिक वर्क्स के नाम से जाना जाता है। जिसका नाम क्या है? आज के समय में नाम अगर देखेंगे तो बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिक वर्क्स के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राय को भारतीय रसायन का जनक माना जाता है। ठीक है? तो इंडियन केमिस्ट्री का जनक माना जाता है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी को। तो इनके बारे में केमिकल वाले बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जो अगले आते हैं, वो आते हैं आपके डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में। बाद में डॉक्टर मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा जी के बारे में अगर हम बात करें, मेघनाथ साहा जी के बारे में अगर हम बात करें, तो इनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1896 को और मृत्यु हुई थी इनकी 16 फरवरी 1956 को। मेघनाथ साहा इनका जो जन्म हुआ तो ढाका से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक सियो रताली गांव है, वहां पर हुआ था। 1920 में उनके 4 लेख, कौन से लेख? सौरवर्ण का आयनीकरण, सूर्य में विद्वान तत्व और गैसों की रूप विकर्ण समस्या। ठीक है? इन 4 लेख लिखे थे डॉक्टर मेघनाथ साहा ने, जो लिखने के बाद इनके जो लेख थे वो फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुए और इन लेखों की वजह से डॉक्टर मेघनाथ साहा की तरफ सभी लोगों का, बाकी जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका ध्यान इनकी तरफ खिंचा चला आया। 1923 से 1934 तक साहा ने इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्राध्यापक रहे थे, वहां पर प्रोफेसर रहे 1923 से 1934 तक। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन काल तक उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञान के फैकल्टी व डीन रहे थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में काम किया। मेघनाथ साहा को साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए जाना जाता है। अब साहा समीकरण क्या है, इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको साहा समीकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि मुझे पता था 11 वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी देना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसकी वजह से ही मैंने शॉर्ट में सब कुछ जानकारी देने की कोशिश यहाँ पर की है, फिर भी बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो मेघनाथ साहा को साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए जाना जाता है। यह समीकरण तारों में भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। ठीक है? मेघनाथ साहा ने चुंबकीय सिद्धांत पर डीएससी की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है ना? चुंबकीय सिद्धांत पर उन्होंने डीएससी की उपलब्धि या उपाधि प्राप्त की। इसके बाद डॉक्टर साहा ने साइक्लोट्रॉन से रेडियो कैल्शियम और रेडियो फास्फोरस जैसे कृत्रिम रेडियोधर्मी का निर्माण किया। 1920 में साहा ने तार के वर्णक्रम से संबंधित अनुसंधान किए, जिसे तारा समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? तो इन सभी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो आपको इन सब के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। उनकी अध्यक्षता में गठित एक समिति ने भारत के राष्ट्रीय शक पंचांग का भी संशोधन किया था। डॉक्टर मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में ही जो भारत का कैलेंडर होता है, वहाँ पर उसमें इन्होंने उसमें सुधार करने के निर्देश दिए
और उनकी अध्यक्षता में उसमें सुधार किया गया था। जो 22 मार्च 1945 से लागू किया गया था और जो 22 में मार्च 1945 से एप्लीकेबल हो गया। इन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना भी डॉक्टर साहा ने की थी। तो ये डॉक्टर साहा का योगदान था। उम्मीद है आपकी समझ में ये सारी बात आई होगी, आपको ये जानकारी भी थोड़ी-सी रुचिकर लगी होगी। इसके बाद में जो लास्ट रहते हैं हमारे पास, वो रह जाते हैं बीरबल साहनी जी। बीरबल साहनी जी के बारे में जानकारी लें तो हम जो है देखेंगे उनका जन्म था, ये सन यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाई है। 1894 मेरे ख्याल से, इसे देख लें ज़रा, 1894 ही है। 14 नवंबर 1894 को उनका जन्म हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई थी 10 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो इसे ठीक कर लेना, ये 1894 है। 1894, 14 नवंबर 1894 को उनका जन्म हुआ बीरबल साहनी जी का। 10 अप्रैल 1949 को मृत्यु हुई। बीरबल साहनी का जन्म जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है? इनके शाहपुर जिले के बेहड़ा नामक छोटे से व्यापक नगर में हुआ था। ठीक है? अभी साहनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पुरावनस्पति वैज्ञानिक थे। ये बॉटनी में अपना इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने वनस्पति शास्त्र में जीवाश्मों पर मौलिक एवं प्रभावी अनुसंधान कार्य किया है। इस पर उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा विशेष उपाधि से सम्मानित भी किया गया। भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में बीरबल साहनी ने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 1936 से 37, मतलब क्लियर नहीं है, 1936-37 दोनों साल के बीच में ही लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो निर्वाचित किया और उन्हें इस उपाधि से सम्मानित भी किया था। तो बीरबल साहनी जी के बारे में आप देखेंगे तो ये पुरातत्व इन्होंने वनस्पति विज्ञान में अपना योगदान दिया है। इसके बाद में तो अगर हम जानने की कोशिश करें तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का भारत में क्या योगदान है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से भारत के विकास में योगदान करती है। तो हम देखेंगे कि कृषि, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से ही हमने यहाँ बात शुरू की है। कृषि प्रौद्योगिकी में उन्नतशील बीजों का निर्माण करना, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर इस पर काम हुआ है। पादप शरीर विज्ञान का पूर्ण ज्ञान एवं कृषि करने के उन्नतशील तरीकों का अध्ययन किया जाता है और वो किस तरीके से हासिल हुआ है, किस तरीके से संभव हो सका है, उसके बारे में आपने पहले पढ़ लिया है। तो जो 2-3 मुख्य हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे सीवी रमन जी हो गए और आपके ये आपका विश्वेश्वरैया जी हो गए और जगदीश चंद्र बोस जी हो गए और आपका सत्येंद्रनाथ बोस जी हो गए। इनके अथक प्रयासों की वजह से ये सारे काम संभव हो सके और कृषि प्रधान देशों के विकास में कृषि प्रौद्योगिकी का जो आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं पहले हल से खेती होती थी, उसके बाद में ट्रैक्टर का निर्माण हो गया। भारत में स्वदेशी ट्रैक्टर भी आजकल मिल रहे हैं। उसके बाद से अगर बीजों की बात करें तो हाइब्रिड बीज इन पर काफ़ी हद तक शोध किए गए और एक समय था जिस समय हम केवल मौसम आने पर या फिर उनका समय आने पर ही किसी सब्जी या फल का स्वाद ले सकते थे, लेकिन आज 12 महीने तक हम कोई भी फल या सब्जी का स्वाद ले सकते हैं। ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कृषि के क्षेत्र में शोध करने से और उन्नत बीजों का निर्माण करने की वजह से हुआ है। जिसमें उन्नतशील बीजों की उत्पत्ति एवं पादप आवृत्ति जैसे विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिसके कारण आज हम कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके हैं और भारत शुरुआत से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान देश रहने के साथ-साथ हमको कृषि में भी उन्नति करनी थी, तकनीकी क्षेत्र में भी उन्नति करनी थी। दोनों तरफ से देखा जाए तो भारत ने अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा उन्नति तकनीकी में उन्नति की है। तो देख पा रहे हैं आज हम जिस भी मुकाम पर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जो पूर्वज और वैज्ञानिक रहे हैं, उनका अथक प्रयास और अथक योगदान रहा है। भारत के विकास में और इसमें से कृषि प्रौद्योगिकी में भी उन्होंने बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि आज भारत जिस मुकाम पर है, किसकी वजह से है कि क्या-क्या योगदान विभिन्न व्यक्तियों का भारत के विकास में रहा है, कृषि प्रौद्योगिकी में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो। उम्मीद है आपको ये चैप्टर में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी चैप्टर को समझ में आया है या थोड़ी-सी जानकारी आपको मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँ। दूसरी बात जो है, वो ये है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए क्योंकि ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ और इसके बाद से आप इस पीडीएफ को फेसबुक से या फिर गूगल क्लासरूम से भी ले सकते हैं। जो बच्चे गूगल क्लासरूम पर ले रहे हैं, वहाँ से आप गूगल क्लासरूम से ले सकते हैं। हर जगह आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और वीडियो को इतना हो सके इतना आप शेयर करिए और सबसे बड़ी बात ये है कि आप
वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसकी वजह से आपकी बहुत सारी जानकारी रह जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरी देखेंगे और जिन बच्चों ने भी जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा है, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा अगला सेक्शन होगा, वो होगा इंग्लिश सेक्शन और जिसमें हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 सर सीवी रमन के बारे में, चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में बहुत डिटेल से, उनके लाइफ से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को जानेंगे और बाकी तथ्य हमने यहाँ पर जान ही लिए हैं। तो उम्मीद है अगले चैप्टर को लेकर के, अगले वीडियो को लेकर के आप बिल्कुल उत्सुक होंगे। ठीक है, अगर आप उत्सुक हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।